में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हारिजुल साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। दुल्हन फर्जी, दुल्हन की मां भी फर्जी, दुल्हन का भाई भी फर्जी। इतना ही नहीं, शादी कराने वाला मध्यस्थ भी फर्जी। फिर कैसे कोई इनके जाल से बच पाए। लिहाजा शादी के कई तलबगारों को इस चांडाल चौकड़ी ने अपना शिकार बनाया और लाखों लूट लिए। लेकिन अब ये चौकड़ी कानून की गिरफ्त में है। फर्जी शादी के इनके धंधे का खुलासा तब हुआ जब 12 के कबाई कस्बे के रहने वाले रामपाल की शादी सोमवार को कोर्ट में दलालों ने कराई। लेकिन 3 दिन बाद यानी गुरुवार को ही गिरोह की सरगना किरण ने दुल्हन को फोन किया और दुल्हन घर से बहाना बनाकर निकल गई। लेकिन घर वालों को जैसे ही दाल में काला नजर आया, वे पुलिस के पास पहुंच गए। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए सिर्फ 10 घंटे जरा सा मौका मिला। भूमाफिया सरकार को चूना लगाने से बाज नहीं आते, लेकिन अगर सरकार अमला सजग हो तो भूमाफिया के गलत मंसूबे भी ध्वस्त हो जाते हैं। अलवर में भी प्रशासन ने जेसीबी चलाकर भूमाफिया के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। दरअसल भूमाफिया बिना जमीन का रूपांतरण कराए खेती वाली जमीन पर रहवासी प्लॉट काट रहे हैं और घर बनाने के लिए जमीन की तलाश में भटक रहे लोगों को चूना लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी कारस्तानी से सरकार को भी करोड़ों का राजस्व का नुकसान हो रहा है। अलवर के टपकोड़ा में भी यही खेल चल रहा था, लेकिन जैसे ही प्रशासन को इसकी भनक लगी, नायब तहसीलदार अजीत पाल यादव के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंच गई और खेती वाली जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग को तहस नहस कर दिया। इसके साथ ही जल्द से जल्द जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए और ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग का काम चल रहा है। एक बार मौके पर जाकर इनको पाबंद किया था कि किसी तरह के प्लॉटिंग का कार्य नहीं करें। आज फिर दोबारा हमें शिकायत मिली तो जेसीबी लेके इनके रोड वगैरह साफ कर दिया हमने और इनको पाबंद किया है कि किसी तरह का नॉन कृषि कार्य बिना कन्वर्ट करवाए नहीं करेंगे। समाज में रुतबा कायम करने के लिए मेहनत और त्याग की जरूरत होती है, लेकिन भरतपुर के लोकेश पर बिना किसी मेहनत के समाज में रुतबा कायम करने का भूत सवार था तो बन गया सीएमओ का फर्जी सीनियर अधिकारी और लोगों को फोन कर धमकाना शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, सो लोकेश की झूठ की पोल जल्दी ही खुल गई और अब वो कानून के शिकंजे में है। खुद को सीएमओ का सीनियर अधिकारी बताकर लोकेश कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को धमका चुका था, लेकिन वार्ड नंबर 10 की महिला पार्षद और उसके पति को धमकाना उसे भारी पड़ गया। उन्होंने धमकी भरे फोन की रिपोर्ट सेवर थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने छानबीन की तो लोकेश का कच्चा चिट्ठा खुल गया। फिर क्या था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। जिसकी रिपोर्ट उन्होंने 30 तारीख पे हमें दी, उस मोबाइल नंबर दिया, उसके आधार पर मैं FIR लॉज किया और उसको मालूमात की गई तो वो लोकेश पुत्र नरोत्तम शख्स निकला, जिससे हमने पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैंने पूर्व में भी इस तरह कई लोगों को डराया धमकाया और अपने समाज में अपना वर्चस्व भी बनाया। जब महीनों से चली आ रही पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और फिर लगा दिया रोड पर जाम। मटका बाल्टी लिए महिलाएं सड़क पर निकल आईं और प्रदर्शन शुरू कर दिया। भरतपुर के कुम्हेर तहसील के कारोली गांव के लोग कई दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन पानी देने की बजाय संबंधित अधिकारी सिर्फ आश्वासन की घुट्टी पिलाते रहे। ऐसे में नाराज महिलाओं ने नदबई कुम्हेर रोड को जाम कर दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। रोड जाम होने की खबर लगते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर जाम हटवाया, लेकिन जाते जाते महिलाओं ने चेतावनी दे दी कि अगर पीने का पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि भरतपुर के अधिकतर इलाकों में पानी की सप्लाई चंबल नदी से होती है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से कई दिनों तक पानी की सप्लाई बाधित हो जाती है और फिर ऐसे प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। और अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। कुछ ही घंटों की बारिश ने मानो तबाही ला दी। घर घर में पानी और मलबा घुस गया। मलबे का ऐसा अंबार की गाड़ियां जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गईं।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कुछ ही घंटों की बारिश में सैलाब आ गया। बारिश से चंबा चामुंडा रोड पर इतना पानी भर गया कि आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। बारिश कितनी तेज रही होगी उसका अंदाजा आप सड़क पर आए मलबे से लगा सकते हैं। पानी और मलबा कई घरों में घुस गया। अचानक घरों में आए मलबे और कीचड़ को देख लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। मलबे से कई घरों को भारी नुकसान भी पहुंचा। पानी और मलबा भरने की खबर के बाद स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया। मलबे और कीचड़ से कई घरों में रखे सामान भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए। स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि यहाँ सिक्योरिटी वॉल बनाई जाए ताकि बार बार आने वाली ऐसी तबाही से बचाव हो सके। बहुत तेज़ एक बारिश हुई जिसकी वजह से पानी बहुत तेज़ अपर चौकड़ी में आया हुआ है, एक फ्लड के रूप में आया हुआ है। इससे काफ़ी घरों में नुकसान हुआ है, बट हमारे घर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारी प्रशासन से यही एक गुजारिश है कि एक ऊपर प्रोटेक्शन वॉल लगाई जाए। फोड़ देंगे। दानापुर के रूपसपुर का यही वो चौराहा है जहां 26 जून को फिल्मी अंदाज में ये घटना हुई। दरअसल खगौल और दीघा नहर रोड वन वे हो गई है। रूपसपुर चौराहे पर तैनात ट्रैफिक जवान यहां से गुजरने वाली हर गाड़ी को रोककर सगुना मोड़ से खगौल जाने का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन 26 जून को एम्स के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी कमलेश गुंजन जब अपनी कार से यहां पहुंचे तो ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक जवान नीलेश कुमार और दिग्विजय कुमार ने उन्हें भी सगुना मोड़ का रास्ता दिखाया, लेकिन उन्होंने जबरन अपनी कार घुसा दी। नीलेश कुमार तो किनारे हो गए, लेकिन जब दिग्विजय कुमार कार के बीच में आ गए तो डॉक्टर ने स्पीड बढ़ा दी। तो दिग्विजय कुमार जान बचाने के लिए बोनट पर चढ़ गए और 1 किलोमीटर तक कार की बोनट के साथ घसीटते गए। फोड़ देंगे। फोड़ देंगे। वो क्या किए तो गाड़ी को तेज कर दिए। तेज करने का ना हम वो बाएं से उनके गाड़ी के दाहिने साइड में फेंका गए और एक सिपाही जो है वो उनके बोनेट पर चढ़ के जान बचाने के लिए, अगर सर वो नहीं अगर बोनेट पर चढ़ते हैं तो उनको कुचल के वो भाग जाते हैं। जेसीबी के इस्पाती हाथ ने नशे की शीशियों का ऐसा हाल करके रख दिया कि उसके मलबे से नशे की धारा फूट पड़ी, जो आगे जाकर पानी से लबालब तालाब में समाती जा रही है। ये नजारा है महुआ के चेहरा कला गांव का, जहां कटरा पुलिस के आदेश पर जेसीबी के फौलादी पंजे से 8000 लीटर से भी ज्यादा विदेशी शराब की बोतलों को कुचलकर चकनाचूर कर दिया गया। नशे की ये बोतलें शराब माफिया के हाथों जब्त की गई थी, लेकिन बोतलों के इन टुकड़ों के बीच से जब शराब की नदी निकली तो उसकी धारा आगे बहकर पास के पोखर में मिल गई, जहां मॉनसून के दौरान पहले से हजारों मछलियां पाली जा रही थीं। लेकिन शराब की ये नशीली धारा उन छोटी छोटी मछलियों के लिए काल साबित हो गई। तभी तो उसकी घूंट पीते ही तालाब में पल भर में तमाम मछलियां देखते ही देखते मर गई। अब इस तालाब में मछलियों के शव तैर रहे हैं और उससे निकल रही दुर्गंध से चेहरा कला प्रखंड कार्यालय के कर्मचारियों के साथ साथ आसपास के इलाकों में रहने वाले बाशिंदों का जीना मुहाल हो गया है। तो साथ ही इस लापरवाही को लेकर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। खाट पर पड़ी ये मासूम बच्ची 3 साल की है। नाम है सृष्टि। 2 महीने पहले माँ की ममता का साया इसके सिर से सदा के लिए हट गया। इस मासूम की एक किडनी में अल्सर है, जिसे जल्द निकालने के लिए ऑपरेशन की दरकार है, लेकिन परिजनों के पास महंगे इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। बच्ची फिलहाल बोकारो के बालेडे स्थित अपने ननिहाल में रह रही है, क्योंकि दहेज के दानव इसके पिता ने इसी साल 23 अप्रैल को इसकी मां को केवल इसलिए जलाकर मार डाला क्योंकि मां की ममता ने अपनी बेटी के इलाज कराने की बात कही थी। दामाद काम करता था बम्बई में, बियर बार में। क्यों मारा? दहेज के कारण, यही बच्चा की इलाज कराने के चलते मारा। दहेज में कि जाओ मम्मी से पैसा मांग के लाओ 50,000 20,000। तो मैं लड़की बोलती थी कि मेरे मम्मी पापा गरीब, हम कितना मांग के लाएंगे।
और चलिए बच्चों का इलाज कराइए, तो बच्चा का इलाज नहीं कराएंगे। एक ही को बच्चा? हाँ, एक ही को बच्चा है। कितना उम्र हो गया? 3 साल। हालांकि सृष्टि का प्रारंभिक इलाज रिम्स में भी चल रहा है, लेकिन 3 महीने से बीमार इस मासूम को किसी रहनुमा का इंतजार है ताकि जल्द इसका सफल ऑपरेशन हो सके। वैसे कुछ सामाजिक संगठनों की ओर से पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं और सृष्टि के नाना को राशि पहुंचाई जा रही है। मदद मिलने से परिवार को कुछ राहत तो मिली है, लेकिन ऑपरेशन का खर्च 5 से 6 लाख कैसे इकट्ठा करें समझ में नहीं आ रहा। कवर्धा में पति पत्नी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं और खुद टीका लगवाकर लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। लोहारा विकास खंड के किशन साहू बोल नहीं सकते, लेकिन इशारे से लोगों को टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं, जिसमें इनकी पत्नी बखूबी साथ दे रही हैं। किशन साहू और इनकी पत्नी गायत्री साहू दोनों ने लोहारा स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन का पहला डोज लगवाया है। गायत्री साहू है, मैं जंगल से हूँ। ये मेरे पति हैं जो आज कोविड-19 का फर्स्ट डोज लगवाए हैं और इन्हें बढ़िया फील हो रहा है। कोई भी प्रकार से परेशानी नहीं है। तो आप सभी को मेरा अनुरोध है कि आप भी कोविड-19 का टीकाकरण लगवाएं। अफवाहों पर विश्वास करने वाले समाज के लोगों को किशन से सीख लेनी चाहिए, जो बोल नहीं सकता लेकिन बोलने वालों की तरह कम से कम अफवाह तो नहीं फैला रहा। धमतरी की नगरी में एक रिटायर्ड फौजी की अर्थी को उनकी बेटी और बहुओं ने कंधा दिया। इतना ही नहीं, चिता को मुखाग्नि भी बहू और बेटी ने दी। मृतक फौजी का बेटा भी फौज में है, जो अपने पिता की मौत के बाद समय पर नहीं पहुंच पाया। ऐसे में रीति रिवाज और रूढ़ियां तोड़कर मृतक फौजी का अंतिम संस्कार किया गया। भी उनके कार्यक्रम में शरीक नहीं हो पाया, तो उनकी जो बेटियां हैं श्रीमती रेखा साहू, श्रीमती डाली साहू और उनकी बहू कांधा देकर उनको अंतिम विदाई दिए। मृतक फौजी रुद्रेश्वर साहू 1991 में फौज में शामिल हुए थे। रुद्रेश्वर साहू कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ चुके थे। रिटायरमेंट के बाद रुद्रेश्वर साहू गांव के युवाओं को फौज में शामिल होने की प्रेरणा दिया करते थे और सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ भी लोगों को जागरूक किया करते थे। फुर्सत के क्षणों में मोबाइल से थोड़ा मन बहलाया, लेकिन जैसे ही ड्यूटी का वक्त आया, मोर्चे पर डटे रहने की तैयारी तेज कर दी। जूते पहने, बदन पर वर्दी सजाई और हाथों में हथियार लिए आ गई मैदान में। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में अब नियमित सैनिक गतिविधियों में असम राइफल्स की वुमेन सोल्जर्स अहम भूमिका में हैं। इन राइफल वुमेन को देश के संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों के साथ साथ सुदूर इलाकों में भी तैनात किया जाता है। ऐसी ही एक टीम कश्मीर के गांदरबल जिले में मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट के लिए तैनात की गई है। असम राइफल्स की 34वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने बताया है कि ये राइफल वुमेन एक फोर्स मल्टीलेयर रही हैं, जो सेना और अवाम के बीच की खाई को पाट रही हैं। राइफल वुमेन समाज की बेहतरी के लिए जो समर्पण और लगन दिखा रही हैं, वह काबिल तारीफ है। उनका समर्पण स्थानीय महिलाओं को प्रेरणा भी दे रहा है। स्टेशन पर बैठकर ट्रेन के इंतजार की घड़ियां बड़ी मुश्किल से कटती हैं, लेकिन बेंगलुरु में अब आपको ये इंतजार उबाऊ नहीं लगेगा। मुसाफिरों और सैलानियों को एक यादगार अनुभव प्रदान करने और स्टेशन पर उनके प्रतीक्षा समय को सुखद बनाने के मकसद से भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड ने KSR रेलवे स्टेशन पर पहला फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम बनाया है, जिसे 1 जुलाई को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। बेंगलुरु के डिविजनल रेलवे मैनेजर और IRSDC अधिकारियों की उपस्थिति में इसे आम जनता के लिए खोला गया।
इस दौरान एक बच्ची समृद्धि जैन को इस एक्वेरियम की पहली विजिटर बनने का मौका मिला। ये एक्वेरियम अमेजन रिवर कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जो यात्रियों को एक अलग विजुअल ट्रीटमेंट देने के साथ सुखद अनुभव प्रदान करेगा। मुसाफिरों के सफर को सुखद बनाने के साथ साथ ये पहल भारतीय रेलवे के लिए राजस्व कमाने का जरिया भी बनेगी। दरअसल इसका प्रवेश शुल्क 25 रुपए रखा गया है। शानदार एक्वेटिक किंगडम का प्रवेश द्वार समुद्री जीवन की एक झलक देता है, जिसमें एक सुंदर डॉल्फिन बड़ी नम्रता और मुस्कुराहट के साथ आगंतुकों का अभिवादन करती है। इस एक्वेटिक किंगडम में 3D सेल्फी एरिया भी है, जहां एक बड़ी मछली एक्वेरियम से बाहर निकलती मालूम होती है। यात्रियों के अनुभव को बढ़ाने और उनकी यात्रा को सुगम सुरक्षित बनाने के लिए IRSDC को 5 रेलवे स्टेशनों KSR बेंगलुरु, पुणे, आनंद विहार, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद में सुविधा प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है। कोरोना के संकट काल में खेती का काम सुचारू रूप से चलता रहे, इसको लेकर त्रिपुरा सरकार किसानों की हर संभव मदद में जुटी हुई है। सरकार ने किसानों के बीच फल और सब्जियों के पौधों का फ्री वितरण करने की एक बड़ी योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के 5.5 लाख किसानों को फल और सब्जियों के पौधे फ्री में दिए जाएंगे। इसके लिए राज्य के सिपाहीजला जिले के जुमेर द्वीपा में बड़ी पौधशाला बनाई गई है, जिसमें कई प्रकार के फलों और सब्जियों के पौधे लगाए गए हैं। इस पौधशाला में बड़े ही जतन से तैयार किए गए पौधों को प्रदेश के हर जिले में उनकी जरूरतों के अनुसार भेजा जा रहा है, ताकि खेती के काम में कोरोना का संकट कोई रुकावट नहीं बन पाए। त्रिपुरा सरकार का दावा है कि कोविड के दौरान भी सरकार की तत्परता से राज्य में कृषि की विकास दर 13.77% रही, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस विकास दर को बनाए रखने में सरकार अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और पौधों का वितरण इस लक्ष्य को पाने में बड़ी भूमिका अदा करेगा। जितना भी कोविड-19 का इफेक्ट होते रहे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम लोग रुक गया तो इकोनॉमी के साथ साथ जितना डिपेंड इनके ऊपर खाना पीने का जो सामान चाहिए उसका डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के ऊपर। अगर ये बंद हो गया तो इसके कोविड-19 से भी ज़्यादा महामारी फैला हो जाएगा कंट्री में। कुर्ते पर ही गणित के सवाल, अक्षरों का भंडार, शब्दों का संसार। ये कोई डिजाइनर कुर्ता नहीं है, बल्कि बच्चों को पढ़ाने का एक नायाब तरीका है। पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी के कारण कारोबार, सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल के साथ साथ शिक्षण संस्थान भी बंद हो गए हैं, जिससे छात्रों को पढ़ाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई बेहद ही प्रभावित हुई है। सच्चाई तो ये है कि छोटे बच्चे धीरे धीरे बहुत कुछ भूलने भी लगे हैं। ऐसे में नीलम भाई पटेल नाम के एक शिक्षक ने अनूठी पहल शुरू की है। गुजरात के बनासकांठा के नीलम भाई पटेल ने अपने कपड़ों पर वर्णमाला, हिंदी, गुजराती शब्द जोड़ और घटाव अंकित कर डाले हैं, ताकि बच्चे कपड़ों पर पाठ देख सकें। इसके अलावा नीलम भाई मोहल्ले मोहल्ले जाकर जहां भी जगह मिलती है बच्चों को जमा करते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। नीलम भाई का ये अनूठा स्ट्रीट एजुकेशन लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र तो है ही, बच्चों की उनकी पढ़ाई में भरपूर मदद भी कर रहा है। ठीक से बोल नहीं पाते, वैसे मूलाक्षर है, वैसे मैंने अपने शर्ट पर, अपने कुर्ते पर पेंट किए, जिसमें गणित की कुछ क्रियाएं बच्चों को जो ठीक से नहीं समझ पाते वैसे शब्द अपने ही जब्बा बोलते हैं उसको शर्ट पर, कुर्ता पर पेंट करके मैं शहरी शिक्षण करने के लिए जाता हूँ। कठपुतली का ये खेल वाकई काफी दिलचस्प है। बच्चे भी इस खेल का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ ये खेल इतने रुचिकर तरीके से दिखाया जा रहा है कि बच्चों की आंखें कठपुतली से हट नहीं रही। टीवी और मोबाइल के जमाने में जब बच्चे इस कठपुतली के खेल का पूरा आनंद ले रहे हैं तो सोचिए ये कितना मजेदार होगा। इस मजेदार पपेट शो के शाहकार हैं 73 साल के एम श्रीनिवासन। इसमें इनका साथ इनकी पत्नी भी देती हैं। श्रीनिवासन की ये मजबूरी नहीं बल्कि जुनून है बच्चों को कला और संस्कृति के नजदीक लाने का। 73 साल के एम श्रीनिवासन
सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे और रिटायर होने के बाद ही उन्होंने कठपुतली की इस कला को इस इलाके में पुनर्जीवित करने की ठान ली। इसके लिए वो दिल्ली गए, वहां इस कला की पूरी ट्रेनिंग ली और फिर कोयम्बटूर के स्कूलों में जाकर कठपुतली के जरिए बच्चों को कला और संस्कृति के करीब लाने लगे। कोरोना काल ने बच्चों को घर में रहने को मजबूर कर दिया। स्कूल बंद, पार्क बंद, सभी खेलकूद बंद। बच्चों की शारीरिक सेहत के साथ ही उनके मन पर भी इसका विपरीत असर हुआ। घर में बैठे बैठे बच्चे बोर हो गए। ऐसे में छठी क्लास की छात्रा मरियम के मन में ऐसा ख्याल आया जिसने गली गली लाइब्रेरी की नींव रख डाली। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की मरियम ने कोरोना काल की बोरियत को दूर करने के लिए मोहल्ला लाइब्रेरी खोल डाली। दरअसल मरियम के जन्मदिन पर उसके पापा ने उसे करीब 150 किताबों का उपहार दिया। मरियम के पास पहले से भी करीब 150 किताबें थी। फिर क्या था, मरियम ने अपने मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चों के लिए लाइब्रेरी की शुरुआत कर दी। मरियम के इस काम में उसके पापा ने भी भरपूर सहयोग दिया और उसके बाद तो कारवां बनता गया। देखते ही देखते शहर में ऐसी 11 लाइब्रेरी इन लोगों ने शुरू कर दी है, जहां छोटे छोटे बच्चे आते हैं और अपनी बोरियत दूर करने के साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। ये लाइब्रेरी शाम 5 बजे से शाम 6 बजे यानी 1 घंटे के लिए खोली जाती है। इस दौरान बच्चे लाइब्रेरी में भी पढ़ते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से किताबें लेकर घर भी जाते हैं। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। ब्राजील के सांता कैटरीना से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां अचानक हुई बर्फबारी ने सबको चौंका दिया। समंदर और तटों के लिए मशहूर ब्राजील के इस हिस्से में बर्फबारी आम बात नहीं है। इसलिए जब मौसम ने अचानक करवट ली तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो बर्फबारी का आनंद लेने घरों से बाहर निकल आए, जहां सब अपने मोबाइल के कैमरे में इस अनोखी बर्फबारी को रिकॉर्ड करते दिखे। इस दौरान कुछ लोग अपने कपड़ों या दस्तानों पर गिरी बर्फ दिखाते नजर आए। शाम ढलते ढलते सड़क पर खड़ी तमाम गाड़ियां बर्फ की चादर से ढकी दिखी। इस बीच एक शख्स अपनी कार पर जमी बर्फ की मोटी परत को हाथ से हटाकर उससे गेंद बनाता नजर आया। इसके अलावा पार्क की घास, बेंच, पत्थर और मकानों की बाहरी दीवारों पर भी बर्फ ही बर्फ नजर आई। यूरोप के देश स्लोवाकिया में उड़ने वाली कार का कामयाब ट्रायल किया गया। जमीन पर चलने के साथ आसमान में उड़ सकने वाली इस कार का वहां पहले भी परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन एक बार फिर उसे उड़ाकर दिखाया गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में ये कार आसमान में उड़ती नजर आई। कार को उड़ता देख ऐसा लगा जैसे कोई छोटा विमान उड़ान भर रहा हो। पहले इस कार को रनवे पर लाया गया, इसके बाद इसने रनवे पर दौड़ना शुरू किया और फिर कुछ ही देर में टेक ऑफ कर लिया। कुछ मिनट के अंदर ही कार आसमान में काफी ऊंचाई तक पहुंच गई। काफी देर तक उड़ान भरने के बाद इसे लैंड करा लिया गया। हालांकि ये कार कई मायनों में दूसरी कारों से अलग है। इसमें एक ताकतवर इंजन के साथ एक प्रोपेलर और 2 पंख भी जुड़े हैं। ये पंख जरूरत के मुताबिक खोले या बंद किए जा सकते हैं। इन पंखों की मदद से ही कार आसमान में उड़ान भरती है। इसके अलावा इसे किसी आम कार की ही तरह सड़क पर भी चलाया जा सकता है। इस फ्लाइंग कार की अधिकतम रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार ईंधन भरने के बाद इसे 1000 किलोमीटर तक उड़ाया जा सकता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां वीट शहर के करीब जंगलों में लगी आग कम होने का नाम नहीं ले रही, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए। बताया गया कि तेजी से फैलती इस आग ने अब तक 17,000 एकड़ में फैले जंगलों को अपनी चपेट में ले लिया। जिसकी सामने आई एक तस्वीर में हाईवे के बेहद करीब जलते जंगल में एक दमकल कर्मी आग की लपटों के काफी पास से गुजरता नजर आया। भयानक तरीके से जलती आग से बेहद ऊंची लपटें और काला धुआं उठता दिखा। कुछ ही देर में जंगल का एक हिस्सा पूरी तरह काले धुएं की चादर से ढक गया। जंगल से उठते धुएं से आसमान भी छुप गया। इस बीच वहां उड़ता एक हेलीकॉप्टर आग पर पानी की बौछार करता दिखाई दिया। तो वहीं आसमान में उड़ते कुछ हवाई जहाज नीचे जलते जंगलों पर आग बुझाने वाला लाल रंग का केमिकल छिड़कते नजर आए। इस बीच ऊंचाई से ली गई तस्वीरों में दूर दूर तक जंगलों में सुलगती आग साफ नजर आई, जिसकी वजह से फिलहाल आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली करवा दिया गया है। ब्राजील में सरकार और आदिवासियों के बीच छिड़ी जमीन के अधिकार की लड़ाई पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। आदिवासियों का आरोप है कि सरकार उनकी जमीन पर अवैध खनन करवाकर उनका शोषण कर रही है। इसी मुद्दे पर राजधानी ब्रासिलिया में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत के बाहर सैकड़ों आदिवासी इकट्ठा हो गए, जो अपने खास अंदाज में डांस करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए।
भारी तादाद में सड़कों पर उमड़े इन लोगों ने मार्च निकाला। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने पहुंचे प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर और बैनर के साथ झुंझुने भी नजर आए। साथ ही इस दौरान ये लोग सिर पर आदिवासियों के कॉस्ट्यूम वाली खास टोपी पहने दिखे और ये लोग राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर इनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया, जिसके बाद इन आदिवासियों ने कोर्ट के सामने ही टेंट लगाकर डेरा जमा लिया। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।